तो शुरू करते हैं। चलो आज पढ़ते हैं राउथ क्राइटेरिया। ठीक है, देखो राउथ में बेसिकली हम लोग क्यों पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। कोई भी एक सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउथ क्राइटेरिया लगाते हैं। और राउथ क्राइटेरिया किस पे लगता है, कोई भी पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो कोई भी एक सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई एक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम में जितना पढ़ोगे सब एक सिस्टम पढ़ोगे। ठीक है, उसका कुछ इनपुट मान लो RS नाम का, और उस सिस्टम का कुछ गेन होगा GS नाम का, और उसका आउटपुट होगा CS। ठीक है, तो ये कोई ये टोटल जो है सिस्टम हो गया, तो एक ओपन लूप सिस्टम हो गया। और क्लोज लूप सिस्टम किसको बोलते हैं, जब इसी में एक फीडबैक ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, तो फीडबैक क्या होगा, हमेशा आउटपुट इनपुट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा आउटपुट। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा इनपुट। तो फीडबैक किसको बोलेंगे, जो जहाँ पे आउटपुट इनपुट से कनेक्ट हो। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये जब आउटपुट इनपुट से कनेक्ट होता है तो ये क्लोज लूप सिस्टम बनता है। तो क्लोज लूप सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जिसको हम लोग TS से लिखते हैं, वो होता है मेरा 1 + GS HS। ठीक है, 1 + GS HS। अब ये सॉरी GS/1 + GS HS। अच्छा हाँ, एक्चुअली होता है GS क्या, एक्चुअली GS HS/1 + GS HS। अच्छा ठीक है, अब ये कौन सा फीडबैक में होगा, ये जब नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो हम लोग को जितना पढ़ना नेगेटिव, हर जगह मान के चलो कि नेगेटिव फीडबैक ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम हाँ, कुछ नहीं रहेगा तो उसका मतलब वो नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जितना सिस्टम पढ़ते हैं, स्टेबल पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर वो सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक है तो डेफिनेटली अनस्टेबल होगा ही, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो डिपेंड करता है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन से। अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन में देखो 2 टर्म आएगा, एक आएगा न्यूमरेटर में, एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल आएगा, एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है ना, वही होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1 + GS HS = 0। ये भी होता है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। चाहे 1 + GS HS = 0 करो तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, या फिर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर = 0 करोगे तो वो भी तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। ठीक है, अब तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, तुम्हारा वो रहता है पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तब राउथ क्या बोलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल का तुम रूट्स को पता लगा सकते हो कि रूट्स कहाँ पे है। जैसे ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा रियल एक्सिस हो गया सिग्मा, ये तुम्हारा जियोमेगा एक्सिस हो गया। ठीक है, तब देखो 2 प्लेन है, एक रियल प्लेन एक जियोमेगा प्लेन। तो अब जितना मेरा रूट्स होगा वो इसी प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, तब कुछ कंडीशन बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ स्टेबल होता है, पोल्स कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस में ले रहे हैं, जैसे मान लो पहला केस में यहाँ पे पोल्स है। ठीक है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आया उसका पोल्स यहाँ पे आया, एक इस जगह पे एक इस जगह पे। ठीक है, तो याद रखना कोई भी सिस्टम स्टेबल तभी होगा जब ऑल पोल्स बोलो या रूट्स बोलो, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज ऑन द LHP लेफ्ट हैंड्स इसमें। ठीक है, क्या लेफ्ट साइड में हो कोई भी सिस्टम हाँ राइट साइड आई। अब पूरा कंडीशन बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनो, सब सारा कंडीशन बोल देंगे। तो देखो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पोल्स अगर लेफ्ट साइड में रहा तो वो सिस्टम होगा तुम्हारा स्टेबल। तो इसका मतलब ये कोई एक ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल, ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में मान लो रियल एक्सिस में 2 पोल है। ठीक है, तो ये भी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, फिर और देखो थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में मान लो थर्ड केस कैसा लेते हैं, इस टाइप से लेते हैं कि 2 इमेजिनरी ऊपर में भी है, मैंने है पूरा लेफ्ट साइड में ही। देखो इस केस में भी देखो सारा पोल्स किधर है, लेफ्ट हैंड में है, ये सिग्मा है ये जियोमेगा है, तो ये भी मेरा केस क्या हो जाएगा, स्टेबल।
ठीक है। चौथा केस लेते हैं। चौथा केस में देखो क्या होगा, मान लो इसी सिनेरियो में ऐसे ही आता है, ठीक है। यहाँ पे डबल पोल है और एक पोल यहाँ पे आ जाता है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल में अगर एक भी पोल राइट हैंड साइड में आता है, ठीक है, राइट साइड में तुम्हारा प्लेन का, तो वो सीधे सीधा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अगर एक भी पोल आता है तो, ठीक है। अभी तक क्या था, सारा पोल लेफ्ट साइड में था, तो वो सिस्टम क्या हो रहा था, स्टेबल होते आ रहा था। अगर एक भी पोल राइट साइड में आ जाता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। और केस ले लो, 5 हो गया ना, 6 केस ले लो। 6 केस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा 2 पोल इधर है, 2 पोल इधर है, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा ना। हाँ, अब मान लो इसी में हम एक ही में ड्रॉ करते जाते हैं। एक यहाँ पे आ जाता है ओरिजिन पे, माने जब s = 0 होगा तब ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ओरिजिन पे क्या होगा, ओरिजिन पे अगर देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में एक भी नहीं है, ठीक है, और राइट साइड में एक भी पोल नहीं है, लेकिन तुम्हारा ओरिजिन पे एक पोल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल, ठीक है, मार्जिनल स्टेबल। जब तक मार्जिनल मतलब वो स्टेबल भी है अनस्टेबल भी है, वो एक्चुअल में दोनों में से कुछ नहीं है। वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, बाउंड्री पे, कि एक्चुअली ये है क्या। तो मतलब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो प्रॉपर स्टेबल भी नहीं है, प्रॉपर क्या बोलते हो, अनस्टेबल भी नहीं है, वो मार्जिनल है। होता है ना मिडिल में कि हाँ कुछ कंडीशन में वो होगा, कुछ कंडीशन में वो होगा। तो वो कब होगा, जब भी तुम्हारा पोल्स ओरिजिन में होगा या फिर कहाँ होगा। और एक बता दे रहे हैं, बोल रहे हैं देखो 7 केस। एक चीज़ तो एकदम डिफाइंड है, सबसे पहले चेक करना है कि पोल्स है कहाँ कहाँ पे। फिर देखो और एक ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले देखो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, एक अनस्टेबल का, ठीक है, दूसरा चेक करो मार्जिनल स्टेबल है कि नहीं, फिर तीसरा चेक करो ये स्टेबल। अगर दोनों में से ये दोनों अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली थर्ड केस होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि राइट हैंड साइड में कोई भी पोल है कि नहीं। मान लो यहाँ पे एक पोल यहाँ आता है, एक पोल यहाँ आता है और 2 पोल यहाँ पे है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, अगर जियोमेट्रिक एक्सिस में कोई भी पोल है, सिंगल पोल, रिपीटेड नहीं, अगर सिंगल पोल जियोमेट्रिक एक्सिस में है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला केस चेक करो राइट साइड में है कि नहीं, यहाँ पर राइट साइड में एक भी नहीं है। फिर चेक करो वो जियोमेट्रिक एक्सिस में है कि नहीं, अगर जियोमेट्रिक एक्सिस में होता है तो वो मार्जिनल हो जाएगा। तो जियोमेट्रिक एक्सिस में क्या, सिंगल पोल, ठीक है। यही अगर तुम्हारा रिपीटेड पोल हो जाता, डबल एक जगह पे ही सेम लोकेशन पे ही, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता, ठीक है। और एक केस ले लो यहाँ पे, ये वाला देखो, यहाँ पर भी मान लो ओरिजिन पे डबल रिपीटेड पोल है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल, क्या, हाँ अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिपीटेड पोल है ना। और फिर मान लो अगर यहाँ पे अगर मान लो इस टाइप का केस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल पोल है और यहाँ पे एक पोल है, ये कौन सा केस होगा। सबसे पहले क्या चेक करोगे, अनस्टेबल है कि नहीं। अनस्टेबल के लिए क्या चाहिए, राइट साइड में पोल चाहिए, है, हाँ, तो सबसे पहले क्या, अनस्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं, ये सिस्टम। फिर और केस ले लो, मान लो इस टाइप से है, ये तुम्हारा जियोमेट्रिक एक्सिस है, ये सिग्मा माने रियल एक्सिस है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा इस टाइप का आता है, यहाँ पे 2 पोल आता है और एक पोल यहाँ पे आता है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये अनस्टेबल तो है नहीं, तो ये मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। देखो एक पोल जियोमेट्रिक एक्सिस में है ना। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि पोल किधर रहने से क्या होगा। तो एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं सारा चीज़। देखो सबसे पहले अगर पोल, वीडियो, हाँ PDF भेज देंगे हम, वो एक्सपोर्ट कर देंगे। देखो सबसे पहले चेक करो कि पोल कहाँ पे है। अगर कोई भी, जैसे भी तुम पॉलिनोमियल का रूट्स निकालोगे ना, तुमको पता चल जाएगा पोल किधर है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, है ना। जैसे ए, मान लो ए से क्वाड्रेटिक आ गया, a² प्लस 2a, इस टाइप का नहीं, x² प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्या, तो यही मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। यहाँ से क्या, 2 पोल्स निकलेगा, रूट्स निकलेगा, तो तुम वहाँ से मार्क कर सकते हो ना कहाँ कहाँ पे पॉइंट होगा। तो मार्क करते ही सबसे पहले पहचानो कि कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड में एक भी पोल नहीं है तो अनस्टेबल का पॉसिबिलिटी
ख़त्म नहीं होता है और एक चांस रहता है कि जियोमेट्रिक एक्सिस पे रिपीटेड पोल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करो तुम्हारा राइट साइड में है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम जियोमेट्रिक एक्सिस को चेक करेंगे। अगर वहाँ पे रिपीटेड नहीं है तो अनस्टेबल का केस खत्म। अगर वहाँ पे सिंगल भी नहीं है तो मार्जिनल स्टेबल का भी केस खत्म। और सिर्फ अगर लेफ्ट साइड में पोल है तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में रिपीटेड हो सकता है, वहाँ पर भी स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो थर्ड ये वाला, अगर ओरिजिन पे जियोमेट्रिक एक्सिस हो रहा है ना ये पूरा, अगर यहाँ पे सिंगल पोल है तो ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक पोल आ जाता तो ये क्या बन जाता, अनस्टेबल, है ना। और ये अगर नहीं होता तो ये मार्जिनल स्टेबल। अगर ये दोनों नहीं होता तो फिर ये स्टेबल हो जाता, है ना। अगर रिपीटेड पोल आ जाता है जियोमेट्रिक एक्सिस पे तो उस केस में क्या होगा, अनस्टेबल, है ना। तो स्टेबल अनस्टेबल आई थिंक पहचान लोगे देख के। ठीक है, अब देखो अब कैसे पहचानना है कोई भी इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसा होता है, एक सिंगल रूट निकलता है उसका, मान लो इस टाइप का है 2x प्लस, या फिर इसमें सब s के फॉर्म में आता है, लैप्लास में हम लोग सब कैलकुलेट करते हैं। मान लो 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ। तो देखो जब s का हाईएस्ट पावर अगर 1 रहता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर का तुम आसानी से बोल दोगे पोल कहाँ पे होगा। इसको क्या करोगे, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, है ना। यहाँ पे पोल आ रहा है तो ये क्या हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया। तो तुम फर्स्ट ऑर्डर को देख के ही समझ जाओगे स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, क्योंकि रूट्स निकालना आसान है ना। अगर मान लो इस टाइप से रहता कि ये फर्स्ट ऑर्डर में तो एक ही पोल आएगा। सेकंड लेते हैं सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में तुम निकाल लोगे। मान लो सेकंड ऑर्डर का क्या लेते हैं, एक जिसका पोल बने, मान लो x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो इसको भी निकालना आसान है। इसको क्या करोगे, पहले कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करोगे, रूट। तो ये सब s होगा, सॉरी s लिख दे रहे हैं हम, ये सब s में कर लो। अब फर्स्ट ऑर्डर इजी था, सेकंड ऑर्डर ऑनवर्ड समझो, उसको देखना नहीं है। हाँ, तो देखो मान लो एक इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला s² प्लस 3s प्लस 2 इक्वल टू 0। तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसका रूट्स निकालने जाओगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का भी रूट्स निकालना आसान है। तो क्या करोगे, इसका रूट्स निकालोगे तो ये कैसे फैक्टर हो जाएगा, s प्लस 2 और क्या हो जाएगा, s प्लस 1 होगा ना। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -1। तो तुम इसको भी आसानी से लोकेट कर सकते हो। यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हारा सारा पोल राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो एक शॉर्टकट याद रख लो, कभी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में अगर सारा कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट और एक कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर भी इजी है। लेकिन थर्ड ऑर्डर ऑनवर्ड तुम क्या करोगे, तुम जब थर्ड ऑर्डर आ जाएगा तुम इसका रूट्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आने लगेगा। कुछ रूट्स तो तुम तुक्का मार के कर लोगे हिट एंड ट्रायल से, -1 -2 चेक कर करके फिर डिवीजन करोगे, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसीलिए हम लोग के पास कौन सा टूल है, सबसे पावरफुल टूल है राउथ क्राइटेरिया। ये क्या करता है, कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है कि पोल्स कहाँ पे होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा, राइट में कितना होगा, जियोमेट्रिक एक्सिस में कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, राउथ का मेन यही है। ये टेबल समझ लिए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसे एक स्टैंडर्ड लेते हैं, मान लो a0 s फोर्थ पावर लेते हैं, a0 s टू द पावर 4, या सीधा एग्जाम्पल लेके शुरू करें। पहले एक ये देख लो, एक थ्योरी देख लो। जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है फोर्थ ऑर्डर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a1 टू द पावर s टू द पावर 3 प्लस a2 इंटू s टू द पावर ऑफ 2 प्लस a3 इंटू s टू द पावर 1 और लास्ट में इसका सिंगल कोफिशिएंट a4। ठीक है, तो अब क्या करना है, राउथ, सबसे पहले तुमको राउथ टेबल क्रिएट करना है। तो राउथ टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको एक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो दिखोगे उसको लिख दो, हाईएस्ट पावर लिख दिए, और उसका सेकंड हाईएस्ट पावर वो रहे या ना रहे उसका सेकंड हाईएस्ट, मैंने ये उसका एक पावर घटा के लिखना पड़ेगा। मैंने s टू द पावर 4 लिखे हो तो s टू द पावर ऑफ 3 लिखना पड़ेगा, या फिर तुम पहले ही सारा लिख लो ऐसे करके s2 s1 s0। ठीक है, या फिर तुम सिर्फ 2 लिखो फिर आगे प्रोसीड करो। तो सबसे पहला काम है राउथ टेबल बनाना। तो राउथ टेबल कैसे बनाओगे, ऐसे सारा पावर को लिख दोगे इसका। ठीक है, दूसरा स्टेप है तुमको अब s का पावर 4 माने इवन ऑर्डर को तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है,
क्या नहीं, थोड़ा देर में। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका इवन ऑर्डर को लिखना पड़ेगा, माने एक को छोड़ के। जैसे मान लो a⁻3 है, a⁻7 है, तो इसमें तुमको सारा ऑड पावर को लिखना पड़ेगा, यानी a⁵ का जो सॉरी h⁻7 है तो h⁵ का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, फिर h⁻3 का कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, फिर h⁻1 का कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा। हाँ, और अगर इवन पावर रहा तो h⁻6, फिर h⁻4, h⁻2, फिर h⁻0। ठीक है, इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो h⁻4 जो होगा उस रो में तुम किसको लिखोगे, सबसे पहला यानी a0 को, फिर देखो h⁻4 के बाद h⁻2 को लिखोगे, तो इसमें क्या है a2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे h⁻0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ h⁻0 यानी क्या है a4। ठीक है, ये हो गया a4। अब यहाँ पे ऑड ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ऑड ऑर्डर में क्या लिखोगे, जो उसके साथ है a1, फिर उससे 2 घटाओगे तो यहाँ पे a3, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले नियम होता है, तुम इसको पकड़ो, तुम ये वाला एलिमेंट को पकड़ो, इसको पकड़ोगे। ठीक है, जो 2 रो तुमको दिखोगे, मान लो जब भी तुम जिस रो के लिए तुम लिखने जाओगे उसका ऊपर वाला रो का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना हमेशा। जिस रो के लिए तुम लिखोगे उसका ऊपर वाला रो का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, और फिर डिवाइडेड बाई ये सेम एलिमेंट करोगे। ठीक है, यानी क्या लिखोगे a1 इंटू a2 माइनस a0 इंटू a3 बाई यहाँ पे a1। ठीक है, जैसे ही पहला एलिमेंट का लिख लोगे उसके बाद क्या होगा, अब तुमको दूसरा के लिए लिखना पड़ेगा। दूसरा के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ से a1 इंटू a4, और यहाँ पे a0 इंटू ये, यानी ये 0 है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई a1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा a1 इंटू a4 माइनस, देखो इसको 0 करेंगे तो a0 इंटू 0 बाई ये टर्म यानी a1, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और उसके बाद कुछ है नहीं, तो ये रो मेरा कंप्लीट। अब लेट मान लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करके मेरा वैल्यू आया b0। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके मेरा वैल्यू आया b1। ठीक है, मान लो। अब क्या करोगे, h⁻1 के लिए लिखोगे। तो h⁻1 के लिए जब लिखोगे तो इसको मिटा दे, क्या रहने दे। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं पेज को, फिर नेक्स्ट पेज में चल जाते हैं। हाँ, कहाँ लिख रहे थे, हाँ कॉपी हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक पेज हो गया, एक पेज हो गया। हाँ, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मिटा के लिख सकते हैं। अब मान लो ये रो कैलकुलेट करके मेरा b0 आया, यहाँ पे मेरा b1 आया। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या आया, मान लो ये एक b0 वैल्यू आ गया, यहाँ पे b1 आ गया, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0। अब क्या करोगे, जब इस वाला रो के लिए लिखोगे तो उस वाला रो के लिए लिखने के लिए तुमको क्या करना है, बस फिर उसको ऊपर वाला रो का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो। इसको पकड़ के इसका ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसके नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी और डिवाइडेड बाई इस एलिमेंट के साथ। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा b0 इंटू एथ, हाँ ऊपर वाला सेम वैसे लगाना है, लेकिन अब एक रो नीचे। तो b0 इंटू a3 माइनस क्या हो जाएगा a1 इंटू b1 बाई डिवाइडेड बाई b0, है ना। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा b0 इंटू 0 माइनस, ये प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा a1 इंटू 0 बाई नीचे क्या b0, यानी ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे तुम फिर इसको मान लो, लेट इसको मान लो, क्या इसको मान लो c1, कुछ कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा, और ये तो प्रॉपर 0 दे ही रहा है ना, और उसके बाद में कुछ है नहीं तो उसके बाद भी 0 होगा। अब हमको x⁻0 का इसका देखना है। ठीक है, तो एक रो हम लोग और नीचे चलते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं, फिर इसका नीचे वाला में चलते हैं। अब देखो ये कैलकुलेट करके तुम्हारा c1 आया, और ये तुम्हारा 0 आ गया। ठीक है, तो अब मेरा क्या आ गया, ये हो गया c1 मान लो, और ये मेरा क्या हो गया 0, और इसके बाद कुछ नहीं है तो 0। अब हमको किसके लिए लिखना है, h⁻0 के लिए। तो h⁻0 के लिए क्या लिखोगे, फिर जस्ट ऊपर वाला रो में जाओ, जाके उसका फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो। फर्स्ट एलिमेंट पकड़ने के बाद इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा c1 इंटू b1 माइनस b0 इंटू 0 बाई c1। फिर क्या करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको मल्टीप्लाई, तो दिख ही रहा है 0 है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 कर देता लास्ट में, फिर 0।
तो लेट इसको कैलकुलेट करके भी मान लो मेरा आ जाता है यहाँ पे D1, ठीक है। तो अब फिर इसका आगे और एक स्लाइड कॉपी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये मान लो D1 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो कहाँ गया रे, ये हो गया। अब ये मान लो मेरा D1 आ गया, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 0 आया था, ठीक है। अब क्या है कि तुमको पूरा ग्राफ से किसी से मतलब नहीं है, इतना बड़ा टेबल में किसी से मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ मतलब रखना है फर्स्ट रो से। ये फर्स्ट रो मेरा सबसे काम का है, ठीक है। हमको जो कुछ काम होगा ये फर्स्ट रो से ही काम होगा। ये जो फर्स्ट रो देख रहे हो, ठीक है, हमको काम सिर्फ फर्स्ट रो से ही रहेगा, ठीक है। कोई ये कर लिया पूरा। अब देखो क्या करना है। अब तुमको जो कुछ एनालाइज करना है, सारा कुछ एनालिसिस क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट रो के अलॉन्ग होगा। तो अभी एनालिसिस हम लोग इस पर नहीं देखते हैं, उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उस पर सारा एनालिसिस देख लेंगे। अब देखो, अब यहाँ से चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सब कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग पॉलिनोमियल लेके कोशिश करेंगे, आगे ट्रांसफर फंक्शन का देखेंगे। तो मान लो एक पॉलिनोमियल दिया, फिर तुम लोग का क्वेश्चन में एग्जाम में भी डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही देगा, ठीक है। मान लो पॉलिनोमियल है h⁴ प्लस 3 3 नहीं है, सिर्फ h⁴ है, प्लस h⁴ प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि राउट टेबल बनाओ। राउट टेबल के लिए क्या करोगे, सबसे हाईएस्ट पावर को लिखोगे h⁴, फिर h⁴, 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 सबसे पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करोगे, उसका एलिमेंट को लिखोगे। तो उसका एलिमेंट लिखते रहो। देखो h⁴ जो है उसका तुमको क्या करना है, इवन पावर को लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर क्या लिखना है, इवन पावर इसका ये आएगा, ठीक है। तो ये तीनों को क्या करना है, इसमें लिखना है। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा तुम्हारा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो h⁴ रो में जो सब है, h⁴ में ये है, फिर इसका ऑड ऑर्डर में ये भी है, और उसके बाद नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे h⁴ का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन आसान है। सबसे पहले क्या करो, जो रो के लिए लिखना है उसका ऊपर जाओ और उसका फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो। फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ के इसके साथ इसको इंटू करोगे, डिवाइडेड बाई ये टर्म करोगे, यानी 1 × 1 माइनस 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1, है ना। हाँ ठीक है, ऐसे हम लोग अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसे, फिर एक मैंने उसके बाद तो मुंह में कैलकुलेट कर लोगे। अब क्या करना है, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और फिर डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो 1 × 1 माइनस 3 × 0/1, है ना। तो हाँ, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या देगा -5, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। और उसके बाद कुछ टर्म नहीं है तो उसके बाद 0, ठीक है। तो इसको भी कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। कौन सा पेज कॉपी हो गया, हाँ इसको कॉपी करते हैं। अब देखो इसमें आ गए हम लोग, कौन आ रहा है। अब देखो इसके बाद वाला रो में इसको क्या करो, इसको लिख लो। एक्चुअली ये हम कल ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना लिखना नहीं है। इसको मिटा दो पूरा, इसको मिटा दो, इसका खाली हाँ इसको रफ में कर लेना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखना है, यहाँ पे हो गया -5, और यहाँ पे क्या हो गया 1, और यहाँ पे 0, है ना। अब फिर जो रो के लिए लिखना है उस रो को पकड़ो और उसको ऊपर में जाओ, ऊपर में जाके फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो। फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस डिवाइडेड बाई ये टर्म, यानी -5 × 2 -1 × 1 बाई -5, है ना। फिर दूसरे बार में क्या करोगे, ये पहला के लिए हो गया, दूसरा के लिए इधर इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो दिख ही रहा है 0, है ना। 0 हो गया, फिर उसके बाद कुछ नहीं है तो भी 0। और इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे -10 -11, तो -11/5 ना, खाली 11/5 हो जाएगा क्योंकि नीचे -5 है ना। हाँ ठीक है, तो इस स्लाइड को भी कॉपी करते हैं, एक नीचे लेके चलते हैं। अब देखो, तो ये वाला भी मिटा दो, ये मिटाने के बाद इसको लिखो,
इसको रीराइट करो, यहाँ पे क्या आ गया 11/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, है ना। अब लास्ट रो में देखो, लास्ट रो में क्या करोगे, फिर आसान है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड, और बाकी टर्म तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0, हाँ ठीक है। अब हमको फ्रेश करके खाली फर्स्ट रो को देखना है। अब मान लो इसका हम और एक कॉपी कर लेते हैं, ये इसका स्लाइड का, ठीक है, कॉपी हो गया। अब देखो तुमको बाकी रो से कोई मतलब ही नहीं है, तुमको सिर्फ मतलब रखना फर्स्ट कॉलम, ओनली फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम को क्या करो, फ्रेश से लिख लेना। तो क्या क्या है, एक बार हमको बोलना नंबर सब बोलो, क्या क्या है नंबर सब बोलो, तो क्या क्या है, हाँ 1। अब तुमको फर्स्ट कॉलम लिखने के बाद तुमको सिर्फ एक ही चीज़ चेक करना है, क्या, इसका साइन। तो यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है कि कोई भी राउथ टेबल का कोई भी रो को तुम कांस्टेंट पॉजिटिव से डिवाइड कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट रो में तुम्हारा आ जाता 2, 10, 20, तो तुम इसको क्या कर सकते थे, कांस्टेंट पॉजिटिव से डिवाइड करके लिख सकते थे, तो यानी 1, 5, 10 ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर पहला कॉलम का सारा साइन अगर पॉजिटिव है या सेम है, या फिर सारा एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ऑल सेम, ठीक ना, तो उस केस में सारा पोल्स किधर आएगा, आरएचपी में, एलएचपी में। अगर सारा, हाँ, नंबर ऑफ यहाँ पे अगर जितना साइन है एलिमेंट का, अगर सारा नेगेटिव हो या सारा पॉजिटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, सारा रूट्स या फिर बोल सकते हो पोल्स क्या हो जाएगा, एलएचपी में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा ऑब्जर्वेशन, ठीक। नहीं वैसा कुछ बात नहीं है, सीधा एलएचपी पे आओ। उसके लिए आगे हम लोग देखेंगे रूट, इमेज लोकेशन वगैरह, सिमेट्रिक, वो सब आगे आओगे तो पता चलेगा। अभी फिलहाल अभी तुम लोग का अगर नॉर्मल ऐसे टेबल बनता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। दूसरा केस है, अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस जितना होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लिख देते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर ऑल साइन सेम रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब सारा पोल्स क्या होगा, ऑल पोल्स इन एलएचपी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ साइन चेंज जितना होगा इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इन आरएचपी, तो साइन चेंज कैसे गिनोगे, जैसे मान लो ये साइन हो गया, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देखो ऊपर से आओ, पहले पॉजिटिव थे, ठीक है, पॉजिटिव को देखो तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ, फिर देखो नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव हो गया, तो 2 साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव भी है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कितना तुम्हारा आरएचपी में जाएगा, कितना एलएचपी में जाएगा, बोलो, 2 आरएचपी में जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल जो होगा उतना होगा टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरा s⁴ है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोल्स 4 है, अगर 2 आरएचपी में तो एलएचपी में कितना होगा, 2, बराबर। अब देखो जैसे ऐसा होता, मान लो इस टाइप का है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब तुम इससे भी पता कर सकते हो कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, ये s⁴ होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, s⁸ होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोल्स बोलो कितना, टोटल 8 होगा। अब बताओ नंबर ऑफ साइन चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहला, ठीक है, फिर यहाँ हो रहा है दूसरा, फिर यहाँ हो रहा है तीसरा, उसके बाद चेंज नहीं हो रहा है, यानी आरएचपी में कितना होगा, 3, और एलएचपी में कितना होगा, 5, तो डन। और ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल। आरएचपी में अगर एक भी पोल जाता है सिस्टम अनस्टेबल, ये ऊपर वाला क्या होगा, अनस्टेबल। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस गिनो कितना होगा, एलएचपी बोलो और आरएचपी बोलो,
हाँ, 2 नंबर ऑफ साइन चेंज है, 2 इसमें 2 इसमें, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल, राइट। यही तो करना है, एग्जाम 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। हाँ, तो इसका एक दो ये तो आसान केस हुआ, एक दो डिफिकल्ट डाल देगा तुमको, ओमेगा का वैल्यू निकालने बोलेगा, उस सब में भी आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे सब अपना कॉपी तो होगा ही, सब तो नहीं हो, 2-3 जन ही हो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन है मान लो s⁴ प्लस 8s⁴ प्लस 18s², ठीक है, प्लस 16s प्लस 8। एक बात याद रखना, जो बोले हम कि कोई भी रो को कांस्टेंट पॉजिटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करो, इसको एक सॉल्व करो तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आके नेक्स्ट केस में जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो, फिर हम भी सॉल्व करने लगेंगे साथ साथ। देखो साथ साथ हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, s⁴, ठीक है। पहले सारा पॉलिनोमियल का ऑर्डर लिख लो, 3, s⁴, s⁴ और s⁴, है ना। अब क्या करना है, सिंपल है, s⁴ है तो इवन ऑर्डर को लिखते जाओ, उसके बाद ये इवन ऑर्डर, उसके बाद फिर ये इवन ऑर्डर, यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 के बाद 18 के बाद 8, है ना। और फिर s⁴ में ऑड ऑर्डर को लिखना है। ऑड ऑर्डर को कैसे लिखना है, ये एक ऑर्डर है ऑड ऑर्डर में और दूसरा ये है, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, एक 16 आ जाएगा। तो देखो यहीं पे तुम लोग को बोल रहे थे कि अगर कोई भी रो को तुम कांस्टेंट पॉजिटिव से, सिर्फ कांस्टेंट पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 × 18 माइनस 1 × 2 यानी क्या हो जाएगा 18 - 2/1, यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, बोलो 16 होगा। और यहाँ पे 8 है ना, माइनस कितना, ये देखो 1 × 8 8, और यहाँ पे -0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखो फिर तुम इसको आसान बना सकते हो, कैसे, इस रो को हटा दो, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 तो है ही है। अब फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 4 -1 / 2, यानी क्या हो जाएगा 1.5, 3/2 1.5 हो जाएगा। और फिर तुम सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 × 1.5 बाई, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, है ना। तो अब देखो एक चीज़ क्या है कि तुम्हारा फर्स्ट रो बन चुका है पूरा। फर्स्ट रो को चेक करो साइन, फर्स्ट रो का साइन क्या है, यहाँ देखो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यानी सारा टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा बोलो 4, उसमें RHP में 0, LHP में 4 होगा, यानी सिस्टम स्टेबल, ठीक है। देखो बहुत बार बोला जाता है कि लास्ट में जो एलिमेंट होगा ना तुम्हारा, फिर इसमें वो बचेगा। देखो ऐसे नहीं है, वो गलत बात है, ठीक ना। तुम लोग सुने होगे कि लास्ट में जो एलिमेंट है देखना वो एंड में आ जाएगा, कहाँ आया, नहीं आया, फिर भी मेरा एक क्वेश्चन सही है। एक्चुअली वो कब आएगा, जब तुम एक काटाकुटी नहीं करोगे, इसको ऐसे ही रखोगे तो लास्ट में वो आएगा ही। लेकिन हमको क्यों हम लंबा कैलकुलेशन करें, जब राउत हमको बोल दिया कि भाई तुम
कोई भी ऑर्डर को कांस्टेंट पॉजिटिव से डिवाइड कर सकते हो, तो कर दो ना। अब मान लो यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाता 256, यहाँ पे आ जाता मान लो 512, अब तुम क्या करोगे, 256 से मल्टीप्लाई करोगे 18 को, फिर विभाजित करो, क्या जरूरत है, इसको काट दो, 1 कर दो, इसको काट दो, 2 कर दो, इजी हो गया मेरा कैलकुलेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस फेरा में मत रहो कि लास्ट में जो एलिमेंट आया मेरा लास्ट में यहाँ बचना चाहिए, वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है, फाइन।